कि ललन सिंह को लेकर के एक राय नहीं थी, मतैक्य नहीं रहा है संगठन के भीतर। तो ये बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार जब एक प्रदेश से निकल करके देश के नेतृत्व की जब डिस्कोर्स आ रहा हो, तो ऐसे समय में उनकी अपनी पार्टी पर एक बढ़िया मजबूत पकड़ होनी चाहिए। कह रहे हैं कि हमने भारत को जोड़ा, मोहब्बत की हम्म दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। तो इस तरह का कोई फीचर्ड हम्म अप्रोच नहीं चले। सिंपल बोल रहे हैं अमित शाह जी कि आप 2023 में, 24 में इसमें प्रधानमंत्री मोदी बनाई गई फिर से हम्म तीसरी बार। तो क्या कांग्रेस इस मना स्थिति को प्राप्त है कि उत्तर प्रदेश में जहां उसका जनाधार नहीं है, मैं तो कहूंगा शून्य है, हम्म क्या वहां वो अखिलेश यादव जी को प्रिविलेज देगी? नमस्कार। TVM 24 के नए सेगमेंट देश की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ विनय कुमार। आज हम बात करेंगे बिहार के सियासी घटनाक्रम, ललन सिंह के छुट्टी के बाद अब जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार क्या करेंगे। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा 2024 के सियासी रण के लिए अपना चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। क्या वो कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन भाजपा को सीधी टक्कर दे सकते हैं? आज इन्हीं मुद्दों के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अमित राजपूत जी। आपके पास पत्रकारिता का लंबा जमीनी अनुभव है और आप विश्व के सबसे युवा स्तंभकार भी हैं। सर नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है इस चर्चा में। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि नमस्कार विनय जी। जी सर। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अब नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? जी सर बताइए। देखिए, इसके पीछे दो वजह हैं। एक जी तो ललन सिंह के, ललन सिंह को अगर हम केंद्र में रख करके विचार करें। जी दूसरा कारण है, अगर हम नीतीश कुमार जी को केंद्र में रख करके विचार करें, ललन सिंह के नजरिए से, मायने कि ललन सिंह को केंद्र में रखते हुए अगर हम विचार करें, तो एक चीज समझ लें कि एक राजनीतिक दल है। उस दल में जो बहुसंख्यक लोग हैं, अलग जी अलग जो घटक हैं उस दल के, एसेट हैं, उन सबको एक साथ रख पाने में, उनको पैरेलल कोऑर्डिनेट करने में ललन सिंह विफल रहे हैं। जी ललन सिंह व्यक्तिगत एक बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, ललन सिंह का व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन नेता का ये गुणधर्म है कि आपसे समन्वय सभी का होना चाहिए। जी तो मीडिया खबरों को भी देखें या ललन सिंह के व्यक्तिगत स्वभाव को भी देखें, तो कई तरह के इन पर आरोप लगते रहे और बहुत ही खुल के लगते रहे। लोग स्पष्ट तौर पे बोलते रहे और सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं कि ललन सिंह को लेकर के एक राय नहीं थी, मतैक्य नहीं रहा है संगठन के भीतर। तो ये बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार जब एक प्रदेश से निकल करके देश के नेतृत्व की जब डिस्कोर्स आ रहा हो, तो ऐसे समय में उनकी अपनी पार्टी पर एक बढ़िया मजबूत पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता ही उनकी ताकत है। लिहाजा ये जरूरी था कि एक ललन सिंह के बदले पूरी पार्टी कैसे संगठित रहे, यूनाइट रहे। इसके लिए जरूरी था ललन सिंह से अध्यक्षी लेना। वो दृष्टिकोण जरूरी नहीं था नीतीश जी को। जरूरी ये था कि नेतृत्व ऐसे हाथ में दिया जाए जिससे पूरी पार्टी सांगठनिक तौर पर इकट्ठा रहे। और उसके लिए एक दूसरा दृष्टिकोण नीतीश कुमार को लेकर के है, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो भी समझना जरूरी है। या कहिए कि नीतीश से बेहतर नहीं रहा कोई के अध्यक्ष बनने के लिए, तो इसलिए उन्होंने अपने हाथ में उसको लिया। नीतीश कुमार के दृष्टिकोण से देखें, तो एक तो हमें समझना पड़ेगा कि इसकी जो मीटिंग हुई है वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई। जी तो बिहार की राजनीति के संबंध में कोई मीटिंग या इस तरह से दिल्ली में हम्म होना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होना और बहुत ही ग्लोरीफाइड ढंग से होना, हम्म और नीतीश का उसमें खुद से अध्यक्ष बन जाना कई मायनों में अलग करता है। जी अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पे खुद को उभारने की कोशिश करते हैं, और जो कि कर हम्म ही रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट भी किया जी है बिल्कुल।
कि चूंकि हमारी पार्टी के सदस्य तमाम दूसरे प्रदेशों में भी है, और मैं हम्म। दूसरे प्रदेशों में जाकर के इनको संगठन के तौर पर इकट्ठा करूं। अच्छा। और नीतीश इतने मंझे हुए हैं कि वो प्रदेश भी देख सकते हैं। यदि जी अध्यक्ष जी बनने के साथ नीतीश कुमार जी के पास ये स्कोप होगा कि वो दूसरे प्रदेशों में आसानी से जा सके। नहीं जी। तो इनको इंडिया के नेता के तौर पे अलग जाना हम्म पड़ेगा, और पार्टी की बात करने के लिए ललन सिंह को जाना पड़ेगा, या फिर वो मिसमैच चीजें होंगी। हम्म। तो फिर वो पॉपेट की तरह, उनको ललन सिंह की तरह होना पड़ेगा। जी उन्हें पार्टी के अध्यक्ष के नाते अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के साथ वो इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पे फुल फ्लेज, जिसको कहते हैं, बैठी कर सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो इंडिया जी गठबंधन के जी नेता के तौर पे भी अपना टेम्परामेंट पेश कर रहे हैं, अपनी पार्टी का भी नेतृत्व कर रहे हैं। और जब हम एक बड़े गठबंधन के तौर पर खुद को कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपना एक काडर होना चाहिए जी जो जी उनको फेलिसिटेट करे। ये सब राजनीति के बहुत सामान्य से मायने हैं कि उनको जरूरी था हाथ में चीजों को लेना। जी। आपको क्या लगता है सर कि आगे नीतीश कुमार जी की क्या रणनीति रहेगी? ये उनकी रणनीति का ही हिस्सा है कि खुद को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए एक लीडर के। जी नीतीश कुमार जी एक मजे हुए नेता है, मंझे हुए नेता है। तो उनको ये जरूरी था कि उनको ये आता है, विनय जी, की कैसे खुद को पिच करना है, कैसे खुद को जी। पिच करना है। अगर हमको गठबंधन के नेता के तौर पर ये हम्म चीजें पेश करनी है कि हम्म। हम नेता हैं, तो नेतागिरी दिखानी पड़ेगी, अपना जिसर बिल्कुल लाना बिल्कुल। पड़ेगा, हम्म। ये बताना पड़ेगा। सिंपल भाषा में समझिए कि आपको अपने पोटेंशियल को प्रूव करना जी कि जी। भाई मेरे पास ये पोटेंशियल है, और वो अपने हम्म काम से चीजें होंगी। तो वो पोटेंशियल प्रूव कर रहे हैं हम्म कि मैं नेता हो सकता हूँ गठबंधन का, और इसमें कोई बुराई नहीं है, सबको हम्म। करना चाहिए। और जो जी बेहतर नेता होगा अ, उसको उसका नेता चुनना चाहिए। तो जी। रणनीति उनकी है ये कि खुद को हम कैसे पोर्ट्रे करें एक नेता के तौर पे, कैसे हम प्रूफ करें या कैसे विश्वास में ले लोगों को, ये बताते हुए कि हाँ हम्म। मैं प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता हूँ, अपनी जी। पोटेंशियल को प्रूफ कर। ठीक है सर। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर आरएसएस के गढ़ माने जाने वाले नागपुर में 2024 का बिगुल बजा दिया है। इसके क्या मायने समझते हैं सर आप? देखिए, इसके मायने, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने ये जी जो कदम उठाया है, ये बहुत ही सूझबूझ के साथ उठाया है। इसके जी मायने सर। विनय जी यूं देख सकते हैं आप कि अभी उत्तर भारत में लगभग कांग्रेस का सुपड़ा साथ। मसलन उत्तर प्रदेश में देखें तो पूरा उनका काडर ही रहा है, जी और दक्षिण में उनकी एक अच्छी विश्वसनीयता है, और हाल में वहां पर कुछ चुनाव भी बीते हैं। तो जी। आगामी 2024 के चुनाव में जरूरी है कि उनका कॉन्फिडेंस ठीक रहे। हम्म। इस नाते से, और महाराष्ट्र की राजनीति को अगर आप देखें तो आम चुनाव है, आम चुनाव के साथ अगले ही वर्ष महाराष्ट्र में इलेक्शन, और वहां जो एक समीकरण बन रहे हैं शरद पवार जी के साथ में और जी उद्धव ठाकरे जी वाले गुट के, जो शिवसेना शिवसेना है उसके साथ, कांग्रेस ये चाहती है कि हम उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप वाले शिवसेना के साथ में, शरद पवार जी के साथ में, और प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी के साथ, इन जी सबको एक साथ लेकर के हम आगामी चुनाव में महाराष्ट्र में ही भी सरकार बना। इस सब के लिए जरूरी था कि महाराष्ट्र के नागपुर में जो विदर्भ का एक सेंटर पॉइंट है, वहां जी। पर इस तरह का कार्यक्रम अगर हो, जहां पर हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं, राजनीतिक ताकत, जी वहां पे अगर हम इस तरह का कोई जेस्चर पकड़, तो उसका संदेश पूरे महाराष्ट्र में जाएगा, वहां की राजनीति में, और दक्षिण भारत, उत्तर जी भारत में अगर इस तरह का कोई आयोजन होता, तो कहाँ से जनाधार जुटा करके इतना भव्य आयोजन, गरिमापूर्ण आयोजन कैसे करता, ये भी एक समस्या है। तो वो चीजें ना हो पाती, लिहाजा बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने किया है। जी और जी। नागपुर को विनय जी, नागपुर को केवल मुझे लगता है आरएसएस के गढ़ की तरह नहीं देखना चाहिए।
वो कांग्रेस जी का भी बहुत बड़ा। बिल्कुल। आप देखिए, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए तो 1920 1920 में असहयोग आंदोलन भी वहीं से शुरू हुआ। बाद में फिर पार्टी को मजबूत वहां किया गया। तो 1959 के चुनाव में भी इंदिरा जी ने वहां से बड़ी सम्मेलन जी किया। और आप अगर ध्यान करें तो जब इनका इमरजेंसी का दौर, जी जी। इमरजेंसी के बाद कितनी एंटी इंदिरा कम बेसी हम्म कन्वेंशन थी। इसके बाद इन्होंने नागपुर में, विदर्भ में इस तरह से रैलियां करी, हम्म। तो इनको पूरे विदर्भ क्षेत्र में बहुत सारी सीटें मिली। तो जी वो कांग्रेस के फेवर में आई। और अगर आप न्यूमेरिकली डेटा भी लें तो जी। 1996 और ये जो मोदी एरा है हम्म 2014 और 2019, अगर इसको छोड़ देते हैं तो कभी वहां बीजेपी की सरकार रही नहीं है। हम्म। तो वो हमेशा कांग्रेस का भी कर रहा है। तो जी कांग्रेस जी। अपने मजबूत पर जाए और वहां अपनी स्थापना दिवस मनाए, अपना अधिवेशन करे, प्रकाश आंबेडकर को साधे, उद्धव हम्म। ठाकरे को अपनी ताकत बताए, शरद पवार जी को बताए, और इन सबको लेकर के ऐसा निश्चय, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा राजनीतिक डिसीजन अपने आप को पेश करना। तो ये सर सारी एक और क्वेश्चन कि भारत न्याय यात्रा के से राहुल गांधी और कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, लेकिन कंडीशन अप्लाई। जी जी। अगर आप इस यात्रा के कुछ पॉइंटों पर नजर दें तो ये आम चुनाव के ठीक पहले खत्म हो रही है। जी। तो अपने आप को पेश कर पाना हम्म। संग्राम वाले माहौल में, उसके लिए तो बहुत बिल्कुल। अच्छा सुटेबल समय सारणी बहुत अच्छी है। जी सर। दूसरी, इस, इस मेरा ख्याल है कि 14 स्टेट हैं जहां से होकर के गुजरेगी, जिसमें जी। से 4 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं। हम्म उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश से भी गुजरे। जैसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज देखते हैं, एक जी। उत्तर दक्षिण का गलियारा देखते हैं, तो बिल्कुल। इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी है, भारत हम्म। जोड़ो यात्रा आपने देखा है। बिल्कुल। और पूरब से पश्चिम को जोड़ना चाह रहे हैं। तो हम्म। ये मणिपुर से हमको लग रहा है मुंबई की ये यात्रा है, और भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा बड़ी है। उस यात्रा से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। पैदल कम चलेंगे, इस बार गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, पॉलिटिकली होगा। जी। तो निश्चित रूप से ये बहुत चीजें कर सकती है, बशर्ते अगर कांग्रेस दो तीन चीजों का ध्यान रखे, जैसे कि हम्म कंटेंट की पिचिंग, अपने मुद्दे। जैसे आप कह रहे हैं कि हमने भारत को जोड़ा, मोहब्बत की हम्म दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। तो इस तरह का कोई फीचर्ड हम्म। अप्रोच नहीं चले। आपको कॉन्क्रीट मुद्दे बताने पड़ेंगे, आपको मद्देनजर रखते हुए आप चुनाव। और खास तौर से तब जब आप उत्तर प्रदेश, जिसको कहा जाता है कि भीतरी वही तय करता है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ विजिट, तो इसलिए महत्वपूर्ण। तो और उस स्टेट में आपका जनाधार शून्य है। आप हम्म। 2 सीट पाए जीते चुनाव में 22 की, जब प्रियंका वाड्रा जब वहां की कमान हम्म। उन्होंने संभाला। अभी तो पांडे जी को दे दिया, अविनाश पांडे जी को। ये भी एक हम्म। कांग्रेस का अच्छा डिसीजन है। तो अगर थोड़ा सा देखा जाए उनकी तैयारियों के बाद में कि अविनाश पांडे को कांग्रेस का प्रभारी बना देना, स्टेट का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड से जी बुला करके, और वो जमीनी नेता है, काडर को समझते हैं। और जब इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा करेगी, चाहे वो अखिलेश यादव से डीलिंग करना हो, तो इन सब तमाम अगर चीजों पर नजर दें तो ऐसा मालूम चलता है कि शायद कांग्रेस उस मूड में है कि चीजें सही करे। तो अगर ये अपने मुद्दे, यानी सरकार का जो क्रिटिसिज्म वाला जो पॉइंट है, जल गए, हम्म उसको अगर ये सही ढंग से इस पूरी यात्रा में डिलीवर कर पाते, हम्म। तो भारत न्याय यात्रा निश्चित रूप से 2024 में एक करिश्मा भी कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं, वो तो उनकी यात्रा को जी देखा। जी। सर 2024 में भाजपा और कांग्रेस की जो तैयारी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? बीजेपी और कांग्रेस, जी जी जी। देखिए बीजेपी, ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब आई हम्म। आई एम अप्रिशिएटिंग यू फॉर दिस क्वेश्चन। जी सर। क्योंकि
कांग्रेस की तैयारी, ये एक बहुत अच्छा एनालिसिस का पॉइंट है, जो कि शायद मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां बहुत, जी। इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। हम्म। कांग्रेस का अगर आप गौर करें जी, तो जो उनका जो डिलीवरी अप्रोच है, वो जी सर। एकदम आम आदमी से और आम आदमी की भाषा में है। और हम्म। उसी प्रकार है कि उसका क्या क्या चीज, अच्छा ये लोग बहुत सारी चीजें सबटेक्स्ट में बात करते हैं। जैसे मैं हम्म। आज के उदाहरण, बहुत सैद्धांतिक बातें ना करके मैं आज का उदाहरण दे रहा जी सर। हूँ। एक डेढ़ घंटे की खबर है अभी। हम्म। भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनकी अभी गांधीनगर में एक प्रोग्राम था। हम्म। उन्होंने क्लियर बोला, एकदम क्लियर बोला। आप देखिए कैसे डिलीवरी है, तैयारी। आप हम्म। बहुत अच्छा सवाल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जी। सिंपल बोल रहे हैं अमित शाह जी कि आप 2023 में, 24 में, इसमें प्रधानमंत्री मोदी बनाइए, फिर से हम्म। तीसरी बार। सिंपल, कि सिंपल। आप प्रधानमंत्री बना दीजिए मोदी जी को 24 में। हम्म। 27 में हम भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना हम्म। दें। गिव एंड टेक का मामला। तुम जी मुझे जी। खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल। तुम 24 में प्रधानमंत्री बना दो मोदी जी को, 23 हम्म। में मैं भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। सिंपल जी। मैसेज। ये आदमी के दिमाग में ड्रिल करता हम्म। है। तब तक में ये लोग बातें कैसे करते हैं। जैसे आज अभी अयोध्या में प्रोग्राम हुआ है, हम्म। और अ, एक बच्ची है, उसका नाम है सुप्रिया यादव, जी। और उसको किसी चीज की लाभार्थी है वो। तो उसकी बाइट आती है, तो उसमें सुप्रिया यादव लाभार्थी तमाम होंगी, पर हम्म। इसमें कोई पाप नहीं है। जी बिल्कुल। लाभार्थी है, अपनी पहचान के साथ उजागर चीजों को करना है, कोई पाप नहीं है। हम्म। ये तो आपकी सोशल मीडिया है। तो हम्म। यादव लाभार्थी, तो इससे इससे ये दिखा रही है भाजपा की हम एक तो दुर्भावना में नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस अन्य हम्म। है ना एक पार्टी, तो वो यादव को भी सब, जो एक इनका मोटो है ना, सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सर। इस अपने मोटो को ये लोग अपनी योजनाओं में, लाभार्थियों में भी उस डेटा को, न्यूमेरिक को शो कैसे हो, इसका ख्याल रखते हैं। तो छोटे क्लस्टर पे, बड़े क्लस्टर पर, ये इनकी तैयारी। इनकी तैयारी के हिस्से में देखें तो आजकल विकसित भारत संकल्प यात्रा चल, और ये जी सर। यात्रा डिसेंट्रलाइज लेवल की चल रही है, हम्म। लद्दाख से लेकर के झारखंड के छोटे छोटे गांवों तक। और इनका जो सांगठनिक ढांचा है, इसका इस्तेमाल अपने इस प्रचार में ये कर रहे हैं। हम्म। दिस इज अ गुड। इनके सरकार की मंत्री है स्मृति ईरानी। एक हम्म। प्रोग्राम आप सुनते होंगे, रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी, मेरी कहानी, अ, मेरी जुबानी, समथिंग लाइक दैट। हम्म। तो नई सोच नई कहानी, रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। तो उन्होंने एक प्रोग्राम, तो देखिए कैसे आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है हम्म। सरकार, कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर को इस तरह के प्रोग्राम के साथ। तो ये नवाचार का भी मतलब चारों दिशाओं में इनका काम है, और जी। बहुत ही गुड जेस्चर। दिस इज अ गुड थिंग एंड अप्रिसिएटेबल। आप सीधे सीधे बोलिए कि भाई आप हमको चुनाव में जितवाइए, हम आपको ये हम्म। कर देंगे। और हम अपनी चीजों को गांव गांव जाकर के बता रहे हैं। हम्म। हमारी मंत्री महिलाओं के सेक्टर में जो लाभार्थियों से मिल रहे हैं वो बता रहे हैं। तो हम्म। लोगों को चीजें समझ में आ रही है। बिल्कुल। कांग्रेस की तैयारी के साथ दिक्कत ये है, पहले तो पॉजिटिव चीजें बात करें, हम्म। कि भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वर्सेस विकसित भारत संकल्प। हम्म। तो इस मामले में दोनों बिल्कुल बराबर की तैयारी में, और मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ। जी इस जी सर। इन दोनों चीजों से देश का ही फायदा है। कि सरकार डायलॉग कर रही है, इसमें मोदी जी के नेतृत्व को बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, कि उन्होंने राजनीति का रंग ढंग और मिजाज बदल दिया, कि इस तरह की चीजें लोग कर रहे हैं। दिस इज अ गुड थिंग। तो संकल्प यात्रा भाजपा कर रही है, इधर ये हम्म। न्याय यात्रा कर रहे हैं, इससे आम आदमी में लोग जुड़ रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर है, केवल कांग्रेस की कमी है कि वो डायरेक्ट पिचिंग नहीं करता। जैसे अमित शाह जी बोल रहे हैं, हम्म। 23 में 24 में जिताइए, 27 में मध्यस्थता बना। आप जब इस तरह की यात्राओं को लेकर के उतरते हैं, जमीन पे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाते। बहुत ही रूपकीय ढंग से बात जी। कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम्म। क्या इसमें क्या है। राजनीति में सीधे सीधे बात करिए। हम्म। ये है तो आपको एकदम ठोस मुद्दे लेने पड़ेंगे।
बिल्कुल। आपको सरकार की ठोस आलोचना करनी पड़ेगी। आप अगर कहोगे कि नहीं भाई ये सामाजिक रूप से अप एंड डाउन कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा, हम्म। आपको जेस्चर प्रस्तुत करना पड़ेगा, आपको केस स्टडी बताना पड़ेगा कि इस केस में मोदी जी ने ये किया या सरकार ने ये कर दिया। ये तैयारी है। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके पास नेता नहीं। आप समझिए विनय जी कि हम्म। भाजपा वर्सेस पार्टी का चुनाव नहीं है ना। जी। आप भाजपा सरकार बहुत कम सुनते हैं, आप सुनते हैं हम्म। मोदी सरकार। मोदी तो जी सर, आप अगली बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लड़ाई मोदी जी से। हम्म। तो एक व्यक्तित्व की लड़ाई किसी व्यक्तित्व से हो सकती है ना। हम्म। एक व्यक्तित्व की लड़ाई किसी संस्था से कैसे हो सकती बिल्कुल। है? या नहीं, मतलब फिट नहीं है, अनफिट। हम्म। तो आप एक व्यक्तित्व के बरक्स एक व्यक्तित्व को ही खड़ा करना। जी। आप गठबंधन करें कुछ भी, तो हम्म। जरूरी है कि आप इस गठबंधन से एक नेता निकाल के लोगों में कॉन्फिडेंस जाए, उस नेता को पोर्ट्रे करके। देखिए उनके बहुत अच्छे मित्र हैं अमित शाह जी, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई मोदी जी मोदी जी मोदी जी। एक जी कार्यक्रम जी में सुन जी। रहा था, उसमें बड़े स्पष्ट बात अमित शाह जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब विश्वास के चरण से ऊपर उठ गए। जी विश्वास तो लोग करते ही हैं, तो विषय डिस्कोर्स में नहीं। अमित शाह जी का कहना था अब तो प्रधानमंत्री जी पर लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं। हम्म। ये बात पब्लिकली मीडिया चैनल से जाकर कुछ करना, ड्रिल करना लोगों को दिखा, ये उनको आता है। इस चीज में कांग्रेस के साथ ही कमजोर है। तो जी उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास नेता नहीं है, उनको अपना नेता चुनना चाहिए, और जो मुद्दे हैं उनको सीधे रेखांकित करके कुछ करना चाहिए। ये मूलभूत अंतर है दोनों की तैयारी। जी। सर, अंत में लोकसभा 2024 के परिणाम को लेकर क्या आपका अनुमान लगता है सर? मेरा अनुमान ये है कि राजनीति में किसी भी रुझान, किसी भी माहौल को देख करके निर्णय तक पहुंचना जल्दबाजी है। अभी चुनाव की अधिसूचना भी नहीं आई है, तथापि अधिसूचना आने में 1 महीने से भी कम समय का वक्त था। जी। फिर भी जिस तरह से चीजें प्लान, जैसे अभी 6 जनवरी की तारीख को ध्यान रखें, हम्म। दिल्ली के जंतर मंतर में 6 जनवरी को हम्म। इस बात को लेकर के बहुत बड़ा प्रदर्शन है कि चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, या चुनाव ईवीएम से नहीं कराए। मान लीजिए कि सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के इस मामले को इशू बनाए, हम्म। होने को कुछ भी हो सकता है। तो इस 1 महीने में उनकी गतिविधि, उनकी पोटेंशियल देखनी पड़ेगी कि आम चुनाव है, उत्तर प्रदेश में क्या सोशल इंजीनियरिंग है, क्या जी। कांग्रेस जहां पर क्या कांग्रेस से स्वीकार करेगी कि उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार नहीं है। तो हम्म। क्षेत्रीय क्षेत्र पार्टियों का अपना स्वाभिमान होता है। जैसे आप पश्चिम बंगाल में देखिए तो ममता बनर्जी कह रही है कि बिना मेरे तो कुछ होएगा ही नहीं। हम्म। उत्तर प्रदेश में देखिए तो अखिलेश जी कह रहे हैं भाई मेरे बिना कुछ नहीं होगा। हम्म। बिहार में तो बाहर है, आप जानते हैं। तो क्या कांग्रेस इस मना स्थिति को प्राप्त है कि उत्तर प्रदेश में जहां उसका जनाधार नहीं है, मैं तो कहूंगा शून्य है, हम्म। क्या वहां वो अखिलेश यादव जी को प्रिविलेज देगी जी ताकि वो गठबंधन, क्या उनका सहयोग करेंगी, या वो अविनाश पांडे के दम पर भी बचे हुए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग कर देगी कि सब लोग कांग्रेस के प्रति दीवाने। इन सब चीजों पर अगर कांग्रेस अपना कंप्रोमाइज करती है, जैसा कि नीतीश जी भी बार बार कहते हैं कि जो बड़े दल से उनका सीधा इशारा जी। कि बड़े दलों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए, अपने दिल को बड़ा करना चाहिए छोटे दलों हम्म। के लिए। अगर इस तरह की चीजें परिणत हो जाती है 1 महीने, और ये अपना लीडर चुन पाते हैं, गठबंधन नहीं, लीडर, जी ये सर। हमारा प्रधानमंत्री का चुना है, कि हम्म। उसके व्यक्तित्व को सब लोग जस्टिफाई करें, उसके व्यक्तित्व की बात करें। तो मेरा ख्याल है कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम्म। इंदिरा ही भारत भारत ही इंदिरा थी, तब इंदिरा जेल गई, तब हम्म। इंदिरा चुनाव हारी। तो अभी तो अगर राजनीतिक विश्लेषण सही से करें तो 10 10 साल एक पार्टी सत्ता में रही, बस इतनी ही राजनीतिक उठापट, कोई जी। भूचाल नहीं है किसी प्रकार का। राजनीति सिंपल सी चीज है, और क्षेत्रीय पार्टियां बहुत मजबूत है हम्म। भाजपा के खिलाफ। तो होने को कुछ भी हो सकता है।
बस 1 महीने का इनका देखना है। अगर कंडीशन है जो मैं चीजें बता रहा हूँ, अगर इस तरह से लोग करते हैं तो लड़ाई बहुत मजबूत होगी और जीत भी सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, उत्तर प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग को समझना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश को भी जीतना आसान, मुश्किल नहीं है। वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है तमाम। तो ये सब कंडीशनें अगर प्रो रही विपक्षी पार्टियों के तो चुनाव जीत भी जाएंगे। हाँ, एक टिप्पणी मैं और कर सकता हूँ कि इस चीज जी की संभावना बहुत कम है। इस चीज की संभावना बहुत कम है। कांग्रेस के पास जनाधार नहीं। समाजवादी पार्टी अपना जनाधार होती जा रही है। जैसे कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का ध्रुवीकरण करा। जी खुद अध्यक्ष, खुद नेता प्रतिपक्ष, जीतेंगे तो खुद मुख्यमंत्री, खुद ही खुद जी। स्वयं। किसी के पास कुछ नहीं है। हम्म भाजपा को देखिए, यादव को भी मैनेज कर रही है। लोधी जात का जो वोटर है वो इनका हम्म काडर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पटेल बिरादरी के एक नेता के तौर पर ओबीसी को भी साध रही है, हम्म दलितों की बात करती है। तो हर तरह से सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी बेजोड़ है। जी। समाजवादी पार्टी क्लियर ही नहीं कर पा रही है। वो अभी भी हम्म डर रही है कि मैं पिछड़ों की पार्टी हूँ। सबको साथ लेके चल नहीं पा रही है। तो उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, जनाधार की कमी है। तो अगर इन सब चीजों को बहुत मद्देनजर देखें हम्म तो मेरा ख्याल है कि बीजेपी फिर से कमबैक करे। चलिए सर, अमित सर, आपका इस सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोकसभा चुनाव 2024 हर मायने में दिलचस्प होगा। जहां भाजपा के लिए ये अपनी जीत का रिकॉर्ड तोड़ने की बात होगी, तो वहीं कांग्रेस और विपक्ष के लिए ये अस्तित्व का सवाल होगा। अंत में देखना होगा जनता का जनादेश किसे मिलता है। आपसे मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए ख्याल रखें। हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।